चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाइए। मैं शिखा मिश्रा आपकी क्लास में इंतज़ार कर रही हूँ। जल्दी से क्लास में आ जाइए। अभी क्लास में हर बार रोज आके यही बोलती हूँ कि आप जल्दी आ जाया करो, जल्दी आ जाया करो। मैं समय पे रहती हूँ तो तुम अपने समय पर टाइम से क्यों नहीं आ जाते हो? हाँ, अभी हमारा सेशन चला था पीछे एसएससी अड्डा पर। बच्चे वहाँ पर जितने बच्चे थे, जल्दी से आइए। आपने कहा था कि मैम बस आप चलिए और हम आ रहे हैं, तो मैं भी आपका इंतज़ार कर रही हूँ। जल्दी जल्दी से क्लास के लिए आ जाइए। हमारा टॉपिक चल रहा था, उस टॉपिक को हमें पढ़ना है, देखना है कि भाई क्या मैडम पढ़ा रही हैं यहाँ पर। तो यही देखने के लिए तो आज आपको यहाँ आना था। तो जल्दी जल्दी से आ जाइए। बाकी सभी जो बच्चे हैं जो आते हैं रेगुलर क्लास में, वो भी जुड़ जाइए। जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए इस सेशन को, ताकि बच्चे जल्दी से क्लास में आ जाएं। जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी से आ जाइए। देखो, आज जब तक तुम आओगे नहीं भैया, हम नहीं पढ़ाएंगे। तुम ऐसे ही करते हो कि मैम आके बोलती जाएंगी, हम क्लास में बाद में पढ़ लेंगे, क्लास में आने की क्या ज़रूरत है। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे तो बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। मैं इतनी मेहनत करूं और तुम आओ ना, ऐसे कैसे चलेगा? आपको तो आना ही पड़ेगा। चलो जल्दी जल्दी से आ जाओ। जो पढ़ते हैं, जो पहली बार आ रहे हैं, उनके लिए तो वेलकम है जी। नेहा जायसवाल, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नेहा। रामोतार, धन्यवाद। नमस्कार आपका। आप आए कक्षा में, जुड़ जाइए। जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए, जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए, और ताकि बच्चे जल्दी से क्लास में आ जाएं। जल्दी से आप लोग आ जाइए और इस सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि हिंदी की क्लास हमारी शुरू हो जाए जल्दी से। नेहा, और आज तुम्हारी दोस्त सब कहाँ हैं? आराध्या, प्रणाम 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 आराध्या आपका। धन्यवाद। जल्दी से और सभी आ जाएं। मैम लेट से क्लास छोड़ते हैं। अच्छा, क्लास लेट से छोड़ते हैं तो यहाँ आने में देरी हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं। टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं, आरंभ करते हैं अपनी कक्षा का। और मुझे ज़रा ये बताइए, क्या आप जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ इससे रिलेटेड पढ़ रहे हैं कि नहीं? कि जितना मैडम ने क्लास में पढ़ाया बहुत है, चल जाएगा उतने से? ऐसे काम नहीं चलेगा, पढ़ना तो और पड़ेगा। अच्छा, मेरी आवाज़ थोड़ी सी, पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है बेटा, तो पढ़ रहे हैं आप कि नहीं? हाल चाल बढ़िया बा, बढ़िया बा आराध्या, एकदम हाल चाल हमारा बढ़िया बा। अपना नहीं पूछूंगी आपका, यहाँ पढ़ना है, बस जल्दी से पढ़ते हैं। पढ़ रहे हैं, ठीक है, गुड बेटा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। चलिए हम टॉपिक की स्टार्ट करते हैं। अब बहुत हंसी मजाक बातें हो चुकी, अब जल्दी से सबको बता दीजिए कि क्लास शुरू हो गई है और हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। टॉपिक था हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। क्या है? उद्भव और विकास। हिंदी का उद्भव और विकास कैसे हुआ, ये हमें पढ़ना है। चलिए देखिए, ये हमने आप पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था, फिर से आपको बता रही हूँ कि हमने आपके लिए बिहार अड्डा पर सभी क्लासेस एकदम शुरू से लेकर सुबह से लेकर शाम तक के लिए आपकी आंख खुले और वहाँ से पढ़ना शुरू करें और जब तक सोएं तब तक के लिए आपके लिए पूरी क्लास शेड्यूल तैयार कर दिया है। तो बस आपको क्या करना है? पढ़ना है। देखिए, करंट अफेयर्स निधि मैम, पॉलिटी अजीत सर, रीजनिंग डीके सर, जीके जीएस राघवेंद्र सर, मैथ्स चंदन सर, हिंदी मैं खुद पढ़ा रही हूँ, साइंस विवेक सर, हिस्ट्री निधि मैम, ज्योग्राफी जितेंद्र सर पढ़ा रहे हैं आपको। फिर आते हैं हिंदी, फिर से मैं आपको पढ़ाने आ गई। और बिहार स्पेशल जीके जीएस जितेंद्र सर, जीके जीएस राघवेंद्र सर। 8 बजे रात में, 9 बजे मैथ्स आपको पढ़ा रहे हैं चंदन सर, 10 बजे साइंस पढ़ा रहे हैं आपको विवेक सर। तो आपके लिए पूरा शेड्यूल, पूरा टाइम टेबल तैयार कर दिया है, बस आपको अब पढ़ना शुरू करना है। तो चलिए आगे देखते हैं हम।
थोड़ा सा रिवीजन करते हुए, मैं ज्यादा इस पर बात नहीं करूंगी, थोड़ा सा रिवीजन करते हुए आज के टॉपिक की शुरुआत कर देते हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति ईरानियों के द्वारा हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति भारोपीय परिवार से हुई है। इसके बाद हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इसके अलावा अन्य भाषाएं एवं बोलियां हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, जैसे संस्कृत, मराठी, पाली, कोंकणी, ब्रज, डोगरी, भोजपुरी, मगही, राजस्थानी, बघेली आदि। ये सब देखिए बार बार रिपीट करती हूँ, इससे आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। थैंक यू नेहा, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा हमारे लिए कहा। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप भी, हम जानते हैं आप भी मेहनत कर रहे हैं पढ़ने के लिए, अपनी नौकरी के लिए। तो हम भी पूरी आशा करते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके इस आपके उद्देश्य में हम अपना योगदान दे पाएं। चलिए, प्राचीन आर्य भाषा, जो समय मैंने बताया था कि कहाँ से हिंदी का उद्भव विकास हुआ था, संस्कृत से पाली आई, पाली से प्राकृत आई, प्राकृत से अपभ्रंश आई, अपभ्रंश से आज की हिंदी है। ये तो मोटे तौर पर बताया था, इसको अगर हम पूरी तरीके से खोल कर पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या इसमें पढ़ा था हमने, कि जो कि संस्कृत थी वह दो भागों में विभाजित थी, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। प्राचीन आर्य भाषा कहाँ से आती है आपकी, वैदिक संस्कृत, जो कि 1500, मैंने आपको बताया था कि एक भाषा को समय लगता है परिवर्तन होने के लिए। तो देखिए इसको कितना समय लगता है, किसी भी भाषा को परिवर्तित होने के लिए 500 वर्ष का समय लगता है। तो देखिए 1500, ये याद रख लेंगे, एक बार शुरू की डेट याद रख लीजिए और 500 याद रख लीजिए, आपको डेट याद हो जाएगी। कोई याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। फिर लौकिक संस्कृत कब आई, 1000 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। ये देखिए 500 का डिफरेंस मिल रहा है, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अनु, गुड इवनिंग बेटा। मध्यकालीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा का समय काल क्या है, देखो पाली आती है, पाली का क्या है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। फिर आती है प्राकृत 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक, और लास्ट में आती है अपभ्रंश 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। ये हो गया आपका मध्यकालीन आर्य भाषा। फिर आता है आधुनिक आर्य भाषा, जो कि प्राचीन हिंदी 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक, मध्यकालीन हिंदी 1400 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक, और आधुनिक हिंदी 1850 से लेकर अब तक की हिंदी कही जाती है। मैं आपको बताऊं कि 1900, मैंने ये बताया था आपको, 1900 जब ईस्वी का टाइम आता है, इस समय जब इस समय की बात करते हैं, तो इस समय भारतेंदु जी ने गद्य विधा की शुरुआत करी, जिस वजह से भारतेंदु युग, उस काल को भारतेंदु युग के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद 1920 का जो समय आता है, जहां महावीर द्विवेदी जी की रचनाओं का भी हमें देखने को मिलता है। तो ये साहित्य का पोषण भी हम करेंगे, साहित्य कहाँ से कैसे, साहित्य का किस रूप से और उसका काल क्या है, ये सब भी हम पढ़ेंगे। अभी हम ग्रामर के लिए हिंदी वर्णमाला की बात कर रहे थे और हिंदी का उद्भव कहाँ से हुआ इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये उसका एक समय और काल चक्र है। क्लियर है बेटा। फिर मैंने यहाँ पर बताया था आपको कि बोली क्या होती है, जो क्षेत्र तक सीमित रहती है उसे हम बोली कहते हैं। जब बोली से उसका क्षेत्र ऊपर बढ़ जाता है, जब उसका क्षेत्र अपना विकास करती है बोली, तो वह उपभाषा के रूप में आ जाती है। बोली की विशेषता होती है कि उसके अंदर कोई साहित्य की रचना नहीं होती, किंतु इस पर अपवाद है, क्योंकि जब भी कोई बोली अपना विस्तार उठाती है, उपभाषा में बनती है, तो क्या करती है, अपना विकास करती है। तो अवधि भाषा में हमें क्या देखने को मिला है, साहित्य देखने को मिला है, और अवधि क्या है, बोली भी है। तो ये एक अपवाद का कारण भी बनती है। नेक्स्ट, बोली स्वतंत्र होती है, उसे किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है, उसे किसी भी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा था टॉपिक उपभाषा। उपभाषा मैंने अभी आपको बताया कि जब कोई बोली क्या करती है, अपना विकास करती है, अपने क्षेत्र से उठती है, तो वहां से क्या वो बन जाती है, उपभाषा बन जाती है। और इसके बाद हमारे सामने आता है भाषा। जब एक साहित्यकार किसी उपभाषा को अपने साहित्य के माध्यम से एक परिनिष्ठित अथवा पूर्णत शुद्ध रूप प्रदान कर देता है तथा उसका क्षेत्र और भी विस्तृत हो जाता है, तो वही उपभाषा भाषा का रूप ले लेती है। जैसे कि खड़ी बोली, जब भी कोई क्षेत्रीय भाषा, जब जिसके अंदर कोई साहित्यकार किसी साहित्य की रचना कर देता है और उसके अंदर उसको व्याकरण से शुद्ध शब्द का चयनित करके उसको परिनिष्ठित बना देता है, तो क्या बन जाती है, वह भाषा बन जाती है, जो कि हिंदी हमारी एक भाषा है, जो आज हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर है बेटा। तो
तो यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी चीज विभाषा भी आपको समझाई थी कि विभाषा भी हम उपभाषा के रूप में ले सकते हैं कि विभाषा उपभाषा के ही जैसे होती है। भाषा से आती है उपभाषा, और उपभाषा मतलब छोटा रूप। अगर हम सबसे छोटी चीज देखें तो बोली होती है, बोलियों से जो जब अपना विस्तार करती है ऊपर मतलब और बढ़ती है बोली, तो वह उपभाषा बनती है और उपभाषा से भाषा का प्रादुर्भाव होता है। क्लियर है बेटा? यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर मैंने विभाषा बताया था, विभाषा भी क्या है? एक तरीके से उपभाषा का रूप है। चलिए नेक्स्ट, ये टेबल, इसको जरा हम समझते हैं। अच्छा, इसको समझने से पहले ना थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जो हमारी हिंदी आई है, हिंदी का आने के जो हमारी हिंदी का रूप बना है, हमने इतना तो जान लिया कि आधुनिक हिंदी से वो आई है। अब आधुनिक हिंदी मतलब अपभ्रंश जो है हमारा, वे किस किस रूप में निकला, कहाँ से आया है और उसका स्थान क्या है। तो मैं आपको बता दूं, आपके अपभ्रंश से शोरसेनी निकली। क्या निकली? शोरसेनी निकली। और शोरसेनी से शोरसेनी हिंदी जो कि कहाँ पर आपकी आती है, मतलब जो शोरसेनी हिंदी से निकली हमारी, क्या जो यहाँ पर ये निकली, ये क्या निकली है? इसकी उपभाषा निकली। और इसके अंदर इन उपभाषाओं की भी फिर क्या आएंगी? बोलियां। क्या आएंगी? बोलियां। तो शूरसेन से निकला, शूरसेन से ये शब्द आया है शोरसेनी। शूरसेन से ये शब्द आया है शोरसेनी, जो कि शोरसेनी है उस, ये क्या है? एक भाषा के रूप में है। और यहाँ से उपभाषा जो निकलती है वह कौन सी है? पश्चिम। आपसे पूछा जाए कितनी हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, तो 5 हैं। कितनी हैं? कुल 5 हैं, जिसमें से शोरसेनी हिंदी से निकली है पश्चिमी हिंदी एवं राजस्थानी हिंदी। कौन सी निकली है? पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। अब हम ये भी पढ़ेंगे कि पश्चिमी हिंदी से जो निकलने वाली बोलियां हैं और उन बोलियों का स्थान क्या है। मैं एक एक बोली मतलब कहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है और उसका स्थान क्या है, उसमें कौन से साहित्य की रचना हुई है और उसमें सर्वप्रथम कवि कौन रहे, ये सब हम पढ़ेंगे डिटेल से। आपका ऐसा नहीं है टॉपिक यूं भाग जाएगा, धीरे धीरे एक एक चीज करेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन हमारा छूटे नहीं, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो क्या आता है? शोरसेनी हिंदी से निकली हमारी क्या? पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी। फिर आता है आपका क्या? मागधी। मगध से निकला क्या? मागधी। मागधी जहां आपको पता है मगध, मगध कहाँ? बिहारी हिंदी। हमारा वहां से क्या निकलती है? बिहारी। बिहारी हिंदी का प्रादुर्भाव वहां से होता है। फिर आता है आपका अर्धमागधी। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी जहां से हम बात करते हैं ये गोरखपुर, बस्ती, इन सब की बात करते हैं, इलाहाबाद, तो वहां पर पूर्वी हिंदी का प्रादुर्भाव हमें देखने को मिलता है। ये जगह क्षेत्र बता रही थी आपको। फिर आता है आपका खस। खस से क्या आता है? पहाड़ी हिंदी। खस से कहाँ क्या आता है? पहाड़ी हिंदी। खस से कौन सी हिंदी निकलती है? पहाड़ी हिंदी। फिर ब्रांचर से सिंधी और पंजाबी। ये 5 याद कर लीजिए, ये 5 उपभाषाएं हैं जो हिंदी से इनका हिंदी में प्रादुर्भाव हुआ है। और किससे निकली है ये भी बता देंगे कि शोरसेनी से पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी निकली है, मागधी से बिहारी निकली है, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी निकली है, खस से पहाड़ी हिंदी और ब्रांचर से सिंधी और पंजाबी निकली है। क्लियर है बेटा? यहाँ तक आप सभी को समझ में आया? आप जल्दी से इस सेशन को एक बार ना सब अपने दोस्तों को बुला लीजिए, जो भी पढ़ते हैं उनको बोलिए कि अच्छे से टॉपिक सीखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले प्रश्न करें और फिर टॉपिक सीखें, उसी में टॉपिक बताते चलें। हाँ, ये रास्ता थोड़ा लंबा जरूर होगा, ये रास्ता आपको लंबा जरूर लगेगा, लेकिन जितना पढ़ोगे वो आपके दिमाग तक रह जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमने 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन की सीरीज देखी और लगा कि हाँ हमें टॉपिक आ गया। वो क्या होता है? वो कुछ देर के लिए है, उस समय समझ में आ गया। फिर क्या होता है कि हमें टॉपिक करने के साथ साथ में क्या होता है, टॉपिक जब आपने पकड़ कर ली, टॉपिक में आपने सीख लिया, तो आपको कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी कोई पूछ ले, ऐसे तो सिर्फ जो क्वेश्चन पढ़ोगे उतना ही ज्ञान होगा, लेकिन अगर टॉपिक पढ़ लिया तो फिर कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, हमें सब आता है। क्लियर है बेटा? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? टाइम से आपको क्लास में जुड़ना भी पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर हमने बात कर ली कि कौन सी भाषा से कौन सी उपभाषा का रूप आया है। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं जरा ये रूप।
उपभाषा, बोलियां और संबंधित क्षेत्र। देखिए ये एक छोटा सा मैंने चार्ट बनाया है, एक एक पर मैं अलग अलग, अगर मैं अवधी कराऊंगी, बघेली कराऊंगी, छत्तीसगढ़ कराऊंगी, तो एक एक चीज बताती चलूंगी और उसके साथ साथ में उसके क्षेत्र भी। अभी ये एक छोटे तौर पर आपके लिए एक चार्ट बनाकर लेकर आई हूँ। आजकल स्टूडेंट थ्योरी नहीं पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ क्वेश्चन चाहते हैं। हाँ नेहा आपने सही कहा, मैं इसीलिए तो कुछ अलग से चीज लेकर आई हूँ कि क्वेश्चन आप ठीक है, क्वेश्चन में कितने 1000 क्वेश्चन 2000 क्वेश्चन कर लीजिए, लेकिन आपके पास ज्ञान कितना आया, उस 2000 क्वेश्चन तक ही सीमित रह गया। तो ये क्या होगा, इसके लिए क्या है, हम बच्चे सोचते हैं हम स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं, स्मार्ट स्टडी तो कर रहे हैं आप, लेकिन थ्योरी पर अगर आपका कमांड है तो आपसे पेपर की नहीं, जिस और भी पेपर, ऐसा नहीं होता है कि आप एक ही पेपर तक सीमित रहेंगे, और भी पेपर करना चाहते हैं, और भी जगह अपना, क्या एक ही जगह पर हम जाकर सीमित हो जाते हैं कि हमें यही ये जॉब मिल गई ठीक है? क्या एक जगह से कोई इंसान कभी सेटिस्फाइड हुआ है? नहीं हो सकता, उसको लगेगा कि मुझे और मिल जाए, और मिल जाए। अगर वह ऐसा ही बना है तो फिर वो पीसीएस की तैयारी करेगा, भाई मुझे और कुछ मिल जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नींव तैयार करो, अपनी नींव मजबूत होगी ना तो कोई पेड़ किसी को काट नहीं पाएगा, किसी का औकात नहीं है इतनी। चलिए तो बात करते हैं कि पूर्वी हिंदी से क्या, पूर्वी हिंदी से हमारी जो बोली निकली है कौन कौन सी निकली है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कौन सी बोली निकली है पूर्वी हिंदी से, अवधी, बघेली और क्या, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी से हमारी कौन सी निकली है, अच्छा ये मैं आपको भी थोड़ी देर में समझाऊंगी, आकार बहुल, ओकार बहुल क्या होता है, ये थोड़ा सा ना वर्णमाला की क्लास से भी थोड़ा सा समझाना है। तो अभी सिर्फ इसका क्षेत्र, इसकी जो बोली है ये समझ लेते हैं। कौरवी जो कि आगे चलकर क्या बनी, खड़ी बोली। कौरवी जो आगे चलकर क्या बनी, खड़ी बोली बनी। फिर क्या आता है, हरियाणवी और दक्षिणी, दक्षिणी ब्रजभाषा और बुंदेली, कन्नौजी। ये कितनी, ये सारी जो बोलियां हैं ये कहाँ से निकली हैं, आपके पश्चिमी हिंदी से निकली हैं। और इसका क्षेत्र का क्या है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। इसका क्षेत्र क्या है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। और भी क्षेत्र है, मैंने कहा कि जब मैं एक एक बोली पर बात करूंगी तो उसके सभी क्षेत्र करवाऊंगी, तो डिटेल में हम सब चीज पढ़ेंगे ताकि हमें रटना, मतलब एकदम याद हो जाए। मैं रटना भी नहीं कहूंगी, एकदम वो दिमाग में बैठ जाए। बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी से हमें क्या मिलता है, बिहारी, एक मिनट बेटा, चलिए बिहारी हिंदी से हमें क्या मिलता है, मगही। कौन सी बोलियां आती है, मगही, मैथिली और भोजपुरी। क्या आती है, मगही, मैथिली, भोजपुरी। इसके ना आप ऐसे भी याद कर सकते हो, MH ऐसे याद कर लो। यहाँ पर आप याद कर रहे थे A, B और C, ऐसे याद कर लो। A से बना अवधी, B से बना बघेली और छत्तीसगढ़ी C से ऐसे बना। मतलब आप ट्रिक के तौर पर, आपके भाषा में मैं कभी ट्रिक्स नहीं कराती, मैं चीज़ें समझाती हूँ, लेकिन आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अवधी से A बना, B से बघेली बना, छत्तीसगढ़ी से C बना, ऐसे याद कर सकते हैं। फिर आता है मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। ये चार जो कि चार कोनों में राजस्थान के बोले जाती हैं, वह कौन सी कहलाती हैं, राजस्थानी हिंदी। वे कौन सी कहलाती हैं, राजस्थानी हिंदी कहलाती है, जो कि कहाँ बोली जाती हैं, राजस्थान में। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि राजस्थान के किस भाग में कौन सी, मेवाती कहाँ बोली जाती है, मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है, जयपुरी कहाँ बोली जाती है, और आपकी मालवी किस क्षेत्र में, किस एरिया में बोली जाती है। जो बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। क्लियर है बेटा। चलिए फिर आता है आपका पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी से आप समझ रहे होंगे कि पहाड़ में बोली जाती है, जैसे कुमाऊनी, गढ़वाली, हिमांचली, ये इसकी बोलियां हैं। ये सारी क्या है, इसकी बोलियां हैं। और ये कहाँ बोली जाती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। मतलब स्वर्ग आप कह सकते हो, वो स्वर्ग है। जो प्रकृति जहाँ मिलती है ना, वो आप समझ लो स्वर्ग है। वरना यहाँ इस भागा भाग जिंदगी में, और यहाँ इतनी मतलब जो शहरों की चकाचौंध में ना, जो हमारी सुकून है वो सब खो जाता है। जो असली सुकून है ना, वो इन्हीं क्षेत्रों में है। मेरा अगर बस चले तो मैं यहीं बस जाऊं, मुझे बहुत अच्छी लगता है ये भाग। मतलब हमारे इंडिया का सबसे अच्छी जगह यही अच्छी लगती है मुझे। चलिए
हाँ, मैं आपको खास ट्रिक्स बताती चलूंगी। देखिए बच्चा कि मैं एक एक जब टॉपिक बोली कराऊंगी ना, तो उससे रिलेटेड मैं एक एक आपको बताती चलूंगी कि ए से क्या बना, बी से क्या बना, और उससे मतलब मैं एक बोलते हैं ना, हमें चीजें रटनी नहीं है, याद करनी है। तो एक एक बोली पे जब आप देख लोगे ना, अगर मैं ऐसे बता दूं, ऐसे चार्ट याद करा दूं, तो आपको लगेगा थोड़ा सा मुश्किल है, एक बार रटोगे इसको। लेकिन जब मैं एक एक बोली पर किस में कौन सी रचना हुई है, किस सर्वप्रथम कवि कौन है, किसने इसका यूज करा, क्षेत्र कहाँ है, किस क्षेत्र में बोली जाती है, एक एक पर याद कर लोगे तो फिर आपको ये चार्ट रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बात समझ में आप सभी को? अच्छा नेहा, ट्रिक्स भी बता रहे हैं। देखो बच्चा, मैं ट्रिक्स, मैंने क्या कहा कि ट्रिक्स मैं यहाँ चाहती तो ये पूरा चार्ट ट्रिक्स पे ही लेकर आ जाती कि हम ट्रिक्स बना लेते हैं, याद कर लेते हैं। मैंने अभी कहा ना कि जब आप इससे अगला नेक्स्ट जब हमारा टॉपिक देखोगे इसी का ही, जब आपको मिल जाएगा कि जब मैं अवधि या खड़ी बोली पर एक पूरा सेशन बता दूंगी, खड़ी बोली की शुरुआत किसने करी, कहाँ से आई, किसकी देन है, सर्वप्रथम कवि कौन है, वहाँ से 10 क्वेश्चन भी निकल जाएंगे और याद भी हो जाएगा, तो ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए, तो ये आपकी क्या हो गई, उपभाषा हो गई, ये उसकी क्या हो गई, बोलियां हो गई। भाषा इससे पहले मैंने बता दिया आपको कि शोर सेनी से निकली आपकी पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी, मगधी से निकली आपकी कौन सी, बिहारी, अर्धमागधी से निकली पूर्वी हिंदी, फिर आपका क्या आता है, खस, जिससे निकली है आपकी पहाड़ी हिंदी, और ब्रांचड़ से निकली है आपकी सिंधी और पंजाबी। तो इसमें क्या आपको मिल गया, सब बोलियां और उसका क्षेत्र मिल गया। अब लास्ट क्लास मैंने आपके लिए एक जो क्वेश्चन छोड़ के गई थी वह ये था, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर स्पष्ट। अगर मैं बता दूंगी ना तो फटाफट पढ़ के बता दोगे आप। जरा आप मुझे बताइए, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है? आप सभी से मैंने ये प्रश्न पूछा था कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर होता है। तो आप में से बता सकता है कि क्या राष्ट्रभाषा क्या होती है और राजभाषा क्या होती है? कई सारे बच्चे इसी कंफ्यूजन में रहते हैं, क्या हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है या नहीं है। बहुत सारी किताबों में राष्ट्रभाषा का अर्थ पहले वो बता देते हैं और तब देते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि हमारी हिंदी राजभाषा है। क्या है हमारी राजभाषा? राजभाषा का अर्थ क्या होता है? राजभाषा का अर्थ होता है राजकाज की भाषा। राजभाषा का अर्थ क्या होता है? राजकाज की भाषा, जो क्या करते हैं शासन के लिए प्रयोग में, शासन के प्रयोग में जो आपके चुनाव होते हैं, जो कानून पारित होते हैं, जो आपका संविधान है, जब आपका ये न्यायालय है, जितना भी ये आपके बैंक है, जितने भी सरकारी दफ्तर है जहां पर शासन का कार्य चलता है, वहां उसकी भाषा क्या होगी? तो उसकी भाषा जो घोषित की गई थी वह कौन सी की गई थी? हिंदी की गई थी। मैंने आपको बताया था कि सर्वाधिक भाषा बोली जाती है हिंदी भारत में, मतलब सबसे ज्यादा जो भाषा भारत में बोली जाती है वह हिंदी है, और जो सबसे ज्यादा बोली जाती है भारत में वो भोजपुरी है। तो बच्चा इस चीज को समझ ले, देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। बेटा हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। अभी आपको बता दे कि ये भारत की बदकिस्मती है कि भारत की अभी तक कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्र पक्षी, राष्ट्र फूल, राष्ट्र ध्वज सब है, लेकिन राष्ट्र भाषा हिंदी की भारत की कोई भी नहीं है। यह हमारा दुर्भाग्य कह सकते हैं आप कि क्या है, हिंदी जो है हमारी अभी तक कोई, अगर हम हिंदी को ही ना ले, कोई भी भाषा नहीं है, कोई भी भाषा नहीं है। और सबसे ज्यादा मत इसी पर आता है कि हिंदी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, तो इसी को राष्ट्रभाषा के रूप में क्या कर दिया जाए, पारित कर दिया जाए। आपको मैं बता दूं कि 343(1) मतलब 343A का जो नियम आया था, इस नियम को कहते हैं वरदान। हिंदी के लिए ये वरदान था। इसने कहा भाई, इसने ये कहा था कि हिंदी क्या है, राजभाषा है। ये तो कह दिया कि हिंदी राजकाज की भाषा रहेगी। और आने वाले 15 साल के लिए, अभी देखो हुआ क्या, जब भारत स्वतंत्रता में, हम आज देखते हैं ना कि हम थोड़ा साउथ
की तरफ चले जाते हैं, वहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है हिंदी को अगर हम राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित कर दें। उनका कहना ये है, उनका और कुछ क्षेत्रीय जो थोड़े क्षेत्र हैं छोटे छोटे, वो भी उठ के आते हैं, वो भी कहते हैं कि यदि हिंदी को हमने राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया, राष्ट्रभाषा मतलब जन जन की भाषा। पहले राष्ट्रभाषा का अर्थ समझ लें। राष्ट्रभाषा का अर्थ होता है जन जन की भाषा, सबकी भाषा जो हिंदी हो। तो जो क्षेत्रीय हैं, अब हम यूपी बिहार के लोग हैं, हमको तो लगता है भैया हिंदी आ जाए तो बहुत अच्छा है, काहे का हमको बहुत आसानी हो जाएगी, तो हिंदी हमारे लिए तो अच्छा है। जो साउथ के लोग हैं, जो हिंदी को नहीं समझ पाते हैं, वे ये कहते हैं कि यदि हिंदी राष्ट्रभाषा घोषित हो गई तो जितनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं वे अपना अस्तित्व खो देंगी। ऐसा जबकि नहीं है, कोई भी अपनी भाषा अपना अस्तित्व कैसे खो सकती है। हम तो एक राष्ट्र अब हमने अगर मान लीजिए कोई राष्ट्र पक्षी बना दिया, मोर को बना दिया, तो क्या और सारे जो पक्षियां हैं वो अपना अस्तित्व खो रही हैं क्या? सबकी अपनी वैल्यू है। तो ऐसे ही हमारा एक भाषा भी तो थी, अगर हम भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को निरूपित कर दे तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किंतु इस पर बहुत आपत्ति, बहुत मतभेद है। तो राष्ट्रभाषा हम पहले ये समझ लें, राष्ट्रभाषा मतलब होती है जन जन की भाषा, जन जन की भाषा, जन जन की, लोगों की, सबकी भाषा क्या है? राष्ट्रभाषा हो। तो क्या कहते हैं कि हिंदी में जो 343 एक का जो था ये वरदान था, उसने कहा कि भाई राजकाज की भाषा जो होगी वो हिंदी होगी। अभी क्या हुआ कि उस समय जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उस समय ही पहले ही निश्चित कर दिया गया था कि जो भी हमारी भाषा होगी वो हिंदी होगी, क्योंकि हिंदुस्तान से ही हिंदी का क्या होता है, एक रूप निकल कर आता है। तो उन्होंने कहा हिंदी भाषा का ही क्या होगा, प्रचार प्रसार होगा। गांधी जी ने करा उनका प्रचार, अपने बच्चों को भेजा कि इनका प्रचार करें। तो और मतलब और हमारे जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं, स्वतंत्रता संग्रामी जितने भी रहे हैं, सभी ने क्या करा है कि इसके लिए आवाज उठाई कि भाई हिंदी को ही जन जन तक पहुंचाया जाए। ये हुआ। अब जब हमारा 1949 में जब हमारा क्या हुआ कि भाई इसको लागू किया गया हिंदी को, कि हिंदी राजकाज की भाषा, राजभाषा होगी, तो कहा गया कि भाई उससे पहले जो शासन काल में जो समय चल रहा था उसमें हिंदी के से पहले क्या चल रहा था, अंग्रेजी। शासन काल किसका, अंग्रेजों का था, तो भाषा भी क्या चलेगी, अंग्रेजी। तो जितना भी जो हमारी कानूनी प्रक्रिया होती थी, जितने भी हमारे सरकारी कार्यक्रम होते थे, वे अंग्रेजी भाषा में चलता था। तो एकदम से जब हिंदी ले आएंगे तो सभी के लिए शायद मुश्किल हो जाता, इसलिए क्या कहा गया कि 15 साल तक के लिए हिंदी को रखा जाए और उसके साथ में उसकी मदद करने के लिए कौन आएगा, अंग्रेजी भी साथ साथ में क्या रहेगी, उसके मदद के लिए रहेगी, ताकि जिसको हिंदी ना समझ में आए वह इंग्लिश पढ़कर समझ जाए। ठीक है बेटा, तो यहां से ये दोनों चीजें आई। लेकिन जो 343 एक के बाद जो 2 और 3 आया अनुच्छेद, इसने ये क्या बन गया, अभिशाप बन गया। ये क्या बन गया, अभिशाप बन गया हिंदी के लिए, क्योंकि पहले 2 में तो ये कहा गया कि भाई 15 साल तक के लिए उसे लागू रखा जाएगा, और 1963 में ये कह दिया गया कि भाई अब अंग्रेजी हमेशा उसके पैरेलल, उसके समानांतर चलती रहेगी। अंग्रेजी जो है वह हिंदी के समानांतर चलती रहेगी। तो चाहे आप अस्पताल चले जाइए, चाहे आप सरकारी कोई भी दफ्तर हो वहाँ चले जाइए, यदि आपको अंग्रेजी में कोई भी सूचना मिलती है तो साथ में हिंदी में जो मिल रही है उसके साथ में अंग्रेजी भी, और किसी क्षेत्र में चले जाए तो उसकी क्षेत्रीय बोली में भी मिलती है, लेकिन इन दोनों में मिलना अनिवार्य है। तो ये जो अंग्रेजी आई ना, इसी अंग्रेजी ने आने से क्या करा कि हिंदी की जो रूपरेखा, ये कहा गया था कि फिर जो पूरा शासनकाल होगा वह हिंदी में ही होगा। और जब शासनकाल मतलब जो शासन राजकाज की जो भाषा हिंदी में होगी, यदि ये घोषित हो जाता तो राष्ट्रभाषा घोषित होने में ज़्यादा देर नहीं लगती, और यही नहीं हो पाया। ये क्या बन गया, इसके लिए अभिशाप बन गया। तो राजभाषा जो थी हमारी, वे राजकाज की भाषा होती है, और राष्ट्रभाषा जन जन की भाषा होती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। राज मतलब शासन करने वाली भाषा, राजकाज की भाषा। तो यही हम थोड़ा सा इसके डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। देखिए, मैं आपके लिए एक चीज़ अच्छे से लेकर आई हूँ, नोट्स अच्छे से बनाए हैं, तो आप भी इन नोट्स को लिखिए। ऐसा नहीं है कि स्क्रीनशॉट
स्क्रीनशॉट रखकर अपने मोबाइल में सजा कर रख ले, वो वहीं रह जाएगा। यहाँ तक रखने के लिए उसको अपने साथ कॉपी में लिखते चलिए। क्या है राष्ट्रभाषा का, क्या कहते हैं राष्ट्रभाषा? इसका शाब्दिक अर्थ है संपूर्ण राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा। राष्ट्रभाषा, देखो मैं यहाँ भी राष्ट्रभाषा की बात कर रही हूँ, राजभाषा की नहीं। राष्ट्रभाषा क्या कहती है? इसका शाब्दिक अर्थ है संपूर्ण राष्ट्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा, अर्थात आम जन की भाषा। क्या कहते हैं? आम जन की भाषा। क्या कहेंगे हम? आम जन की भाषा, मतलब सबकी, आम जो भी है, मतलब आप यूपी में चले जाए, आप बिहार में चले जाए, आप तमिलनाडु चले जाए, सबकी भाषा हिंदी हो। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता था? नहीं, यही चीज नहीं हो पाया। सबसे नीचे वाली बेटा थोड़ा पीपीटी में थोड़ा सा दिक्कत है, नेक्स्ट क्लास में मैं इसे थोड़ा सा और ऊपर करके लेकर आऊंगी तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है वह भाषा, वह भाषा जो संपूर्ण राष्ट्र में लोगों के विचारों का आदान प्रदान अथवा विनिमय का माध्यम हो, राष्ट्रभाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा। किसी राज्य या देश की वह भाषा जो कि सभी राजकीय प्रयोजनों, अब देखो यहाँ इसको ध्यान से समझना, क्या कह रही है? किसी राज्य जो कि सीमित जगह, सीमित स्थान हो गया, किसी राज्य या देश का वह भाषा जो कि सभी राजकीय प्रयोजनों अर्थात सरकारी कामकाज में प्रयोग होती है, राजभाषा कहलाती है। समझ में आ गया आपको? यहाँ पर दो चीजें, यहाँ पर मैंने दो चीजें कंपैरिजन में अंतर करके समझा दी। एक क्या है? राष्ट्रभाषा, और एक क्या है? राजभाषा। दूसरी क्या है? राजभाषा। क्या कह रहे हैं? किसी राज्य या देश की वह भाषा जो कि सभी राजकीय प्रयोजनों अर्थात सरकारी कामकाज में प्रयोग होती है, राजभाषा कहलाती है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए कि क्या कह रहे हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 एक कल बच्चे ने एक जवाब दिया था, 343 लिख दिया था। देखिए ध्यान से समझिएगा, 343(1) पूरा अनुच्छेद ध्यान दीजिएगा। इसे याद करना है कि अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया। साथ में देवनागरी लिपि को और हिंदी को क्या दिया गया? हमारी राजकाज की भाषा का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 351 में संघ को यह कर्तव्य सौंपा गया कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाएं और उसका विकास करें, उसका प्रचार प्रसार करें और उसका विकास करें। बच्चा आप सभी मतलब बड़े शांति से हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी से पहले मुझे ये बता दीजिए कि हाँ मैम हमें कुछ समझ में आ रहा है, कि बस मैं ये बोले जा रही हूँ, दिखाए जा रही हूँ, लिखे जा रही हूँ। आप मुझे बताइए कि जितनी बातें मैंने बताई क्या आपको समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बेटा बता दीजिए, क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ, जवाब तो दे दो कि हाँ मैम समझ में आ गया, समझ में आ गया, आ रहा है। चलिए वेरी गुड। मुझे भी थोड़ा सा जान में आया कि मैं बस बताई जा रही हूँ, इतना सारा चीज़ लिख दी, बच्चा देखकर डर के भाग गया कि मैडम ने तो इतनी सारी चीज़ पढ़ा दी, हमें तो समझ में ही नहीं आएगा। अगर आप समझेंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान हैं, इतनी सारी चीज़ों को हमें रटना ही नहीं पड़ेगा, ये समझना ही तो है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची। अब देखिए इस पे भी प्रश्न आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको समझते हैं क्या कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या कहा गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या कहा गया है, या किन भाषाओं को और किन बोलियों को मान्यता दी गई है, जरा इसको समझ लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है, जब मैं क्वेश्चन सेशन लेकर आऊंगी तो मुझे ये आशा है कि आप सभी इसका जवाब मुझे देंगे, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। देखो सारे क्वेश्चंस के लिए मैं सारा टॉपिक आपको समझा रही हूँ, समझ लीजिए।
इस सूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। अभी यहाँ पर किसका, मैं 22 का दे रही हूँ, लेकिन जरा देखिए 1950 में क्या था कि जब संविधान लागू हुआ तब 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थी। तब केवल कितनी थी, 14 भाषाएं। वो पेपर में पूछ लेता है कि 1950 में संविधान लागू होने पर 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी। तब कुल कितनी थी, 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। अच्छा बेटा, कोशिश पूरी करी है पॉलिटी से भी समझाने की कि भाई ये कहाँ से कौन सी भाषा आई। अब इतना ज़्यादा पॉलिटी से हमें डिटेल में नहीं जाना है, इसीलिए जितने जो अनुच्छेद हिंदी में पेपर में पूछता है उतना ही मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि 343 1, 2 और 3 में क्या था। तो एक इम्पॉर्टेंट था, उसको हमने समझ लिया। इसको आगे देखते हैं क्या कह रहा है ये, कि भाषाओं का उल्लेख। हाँ, मैं आपको बता रही थी कि 1950 में कितनी भाषाओं को था, तो 1950 में कुल 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी। और अब के समय में कितनी है, कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कितनी भाषाओं को, 22 भाषाओं को प्राप्त है। जरा देख लेते हैं कौन कौन सी भाषाएं हैं। असमिया, गुजराती, मराठी, बांग्ला, हिंदी, कश्मीरी, कन्नड़, मलयालम। दोबारा से इसे पढ़ लेते हैं, दोबारा से देख लेते हैं। असमिया, गुजराती, मराठी, फिर आपका आती है बांग्ला, हिंदी, कश्मीरी, कन्नड़, मलयालम। यहाँ तक की हो गई। नेक्स्ट देखिए, फिर आता है आपका क्या, उड़िया। क्या आता है, उड़िया, तेलुगु, उर्दू, तमिल, संस्कृत और पंजाबी। फिर क्या आता है, संस्कृत और पंजाबी। क्लियर है बेटा। तो ये 22 भाषाएं हैं जिसको 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है। 8वीं अनुसूची के अनुसार इन 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। क्लियर है बेटा, तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद 1967 में 21वें संशोधन के तहत, अब आपको ये जानेंगे, हमने 1950 का देख लिया भाई, 1950 तक 14 तक की थी। जरा देख लेते हैं उसके बाद कौन से अनुच्छेद में किया गया था। बेटा ये जितना भी मैंने लिखा है ना, ये ऐसा नहीं है कि इससे पेपर में नहीं आता है। मैंने आपसे कहा कि मैं वो टॉपिक पहले कराऊंगी जिससे आप भाग रहे हैं। आप यूपीएसआई का पेपर देख लीजिए, आप यूपी लेखपाल का पेपर देख लीजिए, आप चाहे किसी और भी जो यूपी के अंदर, बिहार के अंदर पेपर आते हैं, आप पेपर उठाकर देख लीजिएगा। आपको उन सब के अंदर क्या मिलेगा, ये क्वेश्चन मिलेगा। इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है और बच्चा इसको छोड़कर इसीलिए आ जाता है क्योंकि उसे लगता है हमारा पॉल साइंस का टॉपिक है, हम देख लेंगे, कर लेंगे। होता नहीं है, क्योंकि वहां ये बताते नहीं है, वहां ये चीज बताया नहीं जाता है। तो इसीलिए आपको मैं बता रही हूं कि इसको समझ लीजिए। हिंदी के ये जो मेन टॉपिक बता रही हूं, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। आप इसे नोट कर लीजिएगा और आएगा ही आएगा। हिंदी की बोली और उसके उपभाषा और बोली से आता है, और उसको मान्यता कब मिली, कब राष्ट्रभाषा, राजभाषा के रूप में क्वेश्चन इससे पूछता ही पूछता है। चलिए, तो क्या है, इसके बाद 21वें संशोधन के तहत सिंधी कौन सी आई, सिंधी, तत्पश्चात कोंकणी, मणिपुर तथा नेपाली को, और 1992 के 71वें संशोधन में शामिल किया गया है। क्लियर है। फिर आता है शेष, यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हो गया है। अन्य जो भाषाएं हैं जो कि बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली, ये जो 4 है, यहाँ 4 हो गया है, ये क्या होगा, 4। ये जो अन्य 4 हैं, कौन कौन सी, बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली को 2003 में, कौन से, 2003 में 92 संशोधन के तहत शामिल किया गया। ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। हाँ बेटा, ये ड्रीम एसआई आता है, यहाँ से ये क्वेश्चन आता है, तभी मैं ये आपको बता रही हूँ, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछता है। क्या कि भाई कौन इसकी मतलब कौन से अनुच्छेद में या कौन सी भाषा को उसमें सम्मिलित किया गया। तो हम ये जान लेते हैं कि 92 संशोधन के तहत, संशोधन मतलब होता है किसी चीज़ को दोबारा से सुधार कर लिखना, मतलब दोबारा से कुछ चीज़ें उसमें संशोधित करके लिखना। तो क्या होगा, अच्छा मैं संशोधन में संधि पूछूं तो क्या होगा,
संशोधन में कौन सी संधि है? अब कहोगे मैडम अलग से एक नया चीज लेकर आ गई है, एक आई एम हरीश। ठीक है बेटा हरीश, बताइए संशोधन में कौन सी संधि है? संशोधन में कौन सी संधि है? जल्दी से बताइए कौन सी संधि है संशोधन में? एक चाहे एक तुम। हेलो हेलो, बताइए कौन सी संधि है इसमें? अच्छा ये मैं पूछ लूं, ये जो बिंदी है, ये जो अनुस्वार है, किस रूप में खुलेगी? नहीं बता सकते क्योंकि हमने पढ़ा नहीं। अब ये पढ़ा होता तो आता, अब ये पढ़ा ही नहीं तो ही नहीं आता ना। इसका क्या होगा? समधन शोधन, समधन शोधन, समधन। और ये जो बिंदी है वो म में खुलती है, यही तो हमें पता ही नहीं है। म वो भी हलंत वाला जिसमें स्वर नहीं है, ये इसमें खुलेगी, हमें यही नहीं पता है। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि ये जो टॉपिक मैं करवाऊंगी वे सभी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, आप छोड़िए मत। मेरी क्लास दोपहर के 1 बजे, 1 से 2 बजे चलती है और आप सब गायब रहते हैं, आप में से कोई नहीं आता। वहाँ पर टॉपिक चल रहा है वर्णमाला का, उसको भी नहीं पढ़ रहे हैं आप। फिर यहाँ पर चल रहा है किसका? हिंदी का उद्भव और विकास। जहाँ जहाँ ज्ञान दे रही हूँ वहाँ वहाँ बटोरने आ जाइए आप सभी। चलिए, तो ये आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट देखिए अब आ जाते हैं हम खड़ी बोली। मैंने आपसे कहा था कि मैं एक एक बोली पर आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी और इससे आने वाले सभी क्वेश्चन मैं कवर अप कराती चलूंगी। ऐसा नहीं है कि भाई इसको हम छोड़ते चलेंगे, आएगा नहीं। आप यहाँ से देखेंगे कि आपको एक एक चीज़ जिससे हमें जो जो ज्ञान जो प्रश्न आता है वो सारी चीज़ मिलेगी। तो हम एक एक बोली पर करेंगे। नेहा अभी आपने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था कि मैम थोड़ा सा ट्रिक से करते हैं। मैंने इसीलिए कहा कि मैं एक एक टॉपिक करा दूंगी तो फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ट्रिक की। हमें एक टॉपिक से पता चल जाएगा और उससे आने वाले सारे क्वेश्चन पता चल जाएंगे। आप चाहे फिर लेखपाल और पटवारी की तैयारी करें, आरओ की तैयारी करें, आपको ये हेल्प करेगा। इसलिए बता रही हूँ, सब एक एक चीज डिटेल में बता रही हूँ, कोई भी चीज छोड़ नहीं रही। देखिए खड़ी बोली कहाँ से आई है? सबसे पहले चीज, खड़ी बोली का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है? कहाँ से आई है? तो कहाँ से आई है? शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। कहाँ से हुई है? शौरसेनी के अपभ्रंश से विकसित हुई है। कहाँ से आई है खड़ी बोली? शौरसेनी के अपभ्रंश से आई है, वहां से ये विकसित हुई बोली है। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट देखिए कि इसका मूल नाम, अभी मैंने आपको पिछले उसमें बताया था इसका मूल नाम क्या था। तो मूल नाम इसका क्या था? कौरवी। कौरवी से कहाँ से इसका जो नाम परिवर्तित हुआ वे खड़ी बोली में हुआ है। किससे हुआ है? कौरवी से। मूल नाम कौरवी है। ये नामकरण किसने करा है? राहुल संकृतायन ने किया है। किसने करा है? राहुल संकृतायन ने किया है, के द्वारा किया गया है। और 1801 में खड़ी बोली नाम पड़ा। किस में पड़ा? 1801 में। किसने नाम दिया? राहुल संकृतायन ने ये नाम दिया था। और इसका मूल नाम क्या था? कौरवी। इसका मूल नाम क्या था? कौरवी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, साहित्यिक भाषा बनने पर इसका नाम खड़ी बोली पड़ा। ये कड़ी गलती से हो गया है। क्या पड़ा? खड़ी बोली। क्या पड़ा? खड़ी बोली पड़ा। साहित्यिक भाषा, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको कहा गद्य की साहित्य, जो साहित्य भाषा है वो लिखा जाने लगा इसमें। तो क्या हुआ कि इसकी जो, हाँ आपने सही कहा, अमीर खुसरो ने किया था। हम इसको भी अभी देखेंगे कि इसमें क्या हुआ। साहित्यिक भाषा बनने पर इसका नाम, मतलब इसमें साहित्य की रचना की जाने लगी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? खड़ी बोली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खड़ी बोली। अन्य नाम, ये नाम देख लो, इससे क्वेश्चन पूछता है इसके अन्य और कौन कौन से नाम हैं, इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? वर्नाकुलर। क्या कहा जाएगा? वर्नाकुलर, सरहिंदी, हिंदुस्तानी, खड़ी बोली, रेखता, डिंगल, दहलवी, हिंदवी आदि। तो मैंने आपसे इसीलिए कहा था कि जब भी मैं आपको टॉपिक कराऊंगी एक एक बोली के क्या क्या नाम है, एक एक चीज क्लियर कराऊंगी, किस किस नाम से आ रही है। आप इससे तुम पूछ लो, खड़ी बोली से एक भी क्वेश्चन आ जाए, मुझे सब आता है, ये होना चाहिए। ये नहीं कि हम ऊपर ऊपर का टॉपिक, ऊपर ऊपर के सतह को पढ़ते हुए चले, ऐसा नहीं करना है। एक एक चीज को जानना है कि भाई इसको अन्य किस नाम से, खड़ी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये तक मुझे पता होना चाहिए। तो क्या होगा? वर्नाकुलर, सरहिंदी, हिंदुस्तानी, खड़ी बोली, रेखता, डिंगल, दहलवी, हिंदवी आदि। और भी हैं लेकिन इतना याद कर लो, बहुत है।
क्लियर है? इतना याद कर लो, बहुत है। यूपी से हैं आप, ठीक है बेटा, अच्छी बात है। मैं देखो यहाँ पर आपकी सबकी, यूपी से हो, बिहार से हो, छत्तीसगढ़ से हो, मैं सबकी तैयारी कराने के लिए आई हूँ। ऐसा नहीं आप जीडी की भी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो भी मैं हिंदी करा रही हूँ, टॉपिक वाइज करा रही हूँ। पढ़ लो इसे, बस ज्ञान दे रही हूँ, उसको ले लो। चलिए, केंद्र मतलब इस सबसे ज्यादा कहाँ बोली जाती है? केंद्र मतलब सबसे ज्यादा खड़ी बोली का जो केंद्र है वो कहाँ बोली जाती है? वह है मेरठ एवं दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। जानते हैं मेरठ, जब मेरा जब बीच में सेशन चला था गाजियाबाद में, तो वहाँ पर ही हमको बच्चे मिले थे। अच्छा, मेरी क्लास में बच्चे बोलते थे कि मैडम हमारी बिहारी भाषा को ऐसे काहे बोल रही हैं। मैं हर भाषा के लिए, जहाँ जहाँ हमारी मातृभाषा की गलतियाँ आती हैं ना, मैं वहाँ सुधार करने के लिए तत्पर रहती हूँ। क्यों? क्योंकि जब आप भाषा की कक्षा में आए तो भाषा तो शुद्ध होनी चाहिए। तो ये हमारे मेरठ के तरफ के बच्चे मिलते हैं या हमारे हरियाणा की तरफ के बच्चे मिलते हैं, तो यदि मैं यहाँ पर क ख ग लिखती हूँ ना, क ख ग घ, मैं उनको बोलती हूँ बोलो क, तो बोलेंगे कै, ख ख ग गे। आप उनकी भी गलती नहीं है, ऐसे ये हमारी ये कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है। ठीक है, मातृभाषा का अपने उस पर झलक आना लाजमी है, वो होगा ही, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अब आप कहोगे मैडम एसआई के पेपर में कौन सा इंटरव्यू, तो क्या एसआई तक रहोगे? नहीं ना, एसआई से आगे भी तो बढ़ना है कि वही नौकरी करते रह जाना है। हमें जीवन में आगे बढ़ते जाना है। तो जहाँ पर भी इंटरव्यू फेस करना होगा, वहाँ यदि आपने हिंदी भाषा को चुन लिया और हिंदी भाषा में अपना इंटरव्यू दिया और आपकी भाषा अच्छे से प्रस्तुत नहीं कर पाए, तो एक वो नेगेटिव का वो पड़ता है कि भाई हम भाषा, जिस भाषा को चयनित किया है उस भाषा को भी नहीं सही से बोल पा रहे। रही बात जब हम भाषा सीखने आ रहे हैं, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर भाषा खड़े होकर सिखा रही हूँ, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसका शुद्ध वर्तनी, शुद्ध जो उसका प्रयोग है वो आपको सिखा सकूँ, ताकि आप उसका शुद्ध प्रयोग करके शुद्ध शब्द लिख पाए, क्योंकि आप जो बोलेंगे वही लिखेंगे भी। ये मैंने आज की क्लास में कराया था 1 बजे। चलिए, तो क्या है इसका क्षेत्र? इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ का है जरा देख लीजिए। क्षेत्र दिल्ली, आगरा, मेरठ, पानीपत, अंबाला आदि। इसका ये क्षेत्र कहाँ कहाँ का है? कहाँ कहाँ का है? दिल्ली, आगरा, मेरठ, पानीपत, अंबाला आदि में क्या बोली जाती है? कौन सी बोली चलती है? जल्दी से बताइए, कौन सी बोली चलती है? खड़ी बोली। कौन सी बोली चलती है? खड़ी बोली। कौन सी बोली चलती है? खड़ी बोली। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया आप सभी को? नेक्स्ट देखिए, फिर प्रथम महाकाव्य। अच्छा, प्रथम कवि, खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन थे? अगर ये पूछ लिया पेपर में तो हम तो बैठ गए, काहे कि हम तो ये पढ़े ही नहीं थे, तो इसको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए क्या आएगा? पढ़ने के लिए आएगा अमीर खुसरो। क्या आएगा? अमीर खुसरो। क्या कहा जाता है? अमीर खुसरो। एनसीआर, ठीक है बेटा, एनसीआर में भी बोली जाती है। प्रथम कवि कौन थे इसके? अमीर खुसरो थे। जो खड़ी बोली का सर्वाधिक सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वह अमीर खुसरो जी के द्वारा किया गया था। फिर आता है प्रथम महाकाव्य। पहला महाकाव्य। महाकाव्य, काव्य और महाकाव्य में अंतर स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है। ये पहले जानना होगा कि काव्य और महाकाव्य क्या है, ये आप मुझे बताएंगे। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का आंसर मुझे अभी तक नहीं मिला कि बताइए कि भारोपीय परिवार से अन्य कौन सी भाषाएं हैं और कौन सी भाषाएं भारोपीय परिवार से आई हैं। ये जब अंतिम क्लास आ जाएगा तब तक तो मुझे जवाब नहीं दोगे, ये सर्च नहीं करते हो। अनुराग, नेहा, हाँ, एक चाय एक तुम, और कुछ बच्चे तो आज चलो नए हैं, जो पुराने हैं उनकी बात कर रही हूँ। ये सब लोग मुझे उत्तर दीजिए जल्दी जल्दी से। ये तो प्रश्न मैं 3 बार से पूछ रही हूँ। हाँ, जल्दी से जवाब देना पड़ेगा, बिना जवाब दिए ऐसे नहीं चला जाएगा कि मैडम ही पढ़ाते रहेंगी। ढूंढ कर लाओ, नहीं लाओगे तब फिर देखा जाएगा। चलिए, तो प्रथम महाकाव्य क्या था? प्रथम महाकाव्य किसका था? कौन सा था? प्रिय प्रवास था। क्या था? प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास। अब देखो, मैंने ये भी बताया है कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है? किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की ये जो है महाकाव्य, ये इनकी रचना है। और ये क्या है? प्रथम महाकाव्य है जो कि खड़ी बोली में रचित हुई है, जो कि खड़ी बोली में रचित हुई है। ठीक है, चलिए, प्रथम प्रसिद्ध
प्रसिद्ध, प्रथम प्रसिद्ध महाकाव्य। अच्छा, ये तो क्या था, प्रथम महाकाव्य था, ये तो महाकाव्य। और जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुई, जिसको बहुत सारा मतलब प्रसिद्धि मिली, जो कि लोगों में ज्यादा से ज्यादा जानी पहचानी गई, पढ़ी गई, प्रसिद्धि जिसको मिली, वो कौन सी थी, कामायनी। ये आपने तो पढ़ा होगा। और कामायनी जल्दी से बताइए किसकी रचना है। अब यहाँ से देखकर तो आप बता ही देंगे कि कामायनी किसकी रचना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किसकी रचना है, सॉरी, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है कामायनी। और यह क्या है, प्रथम प्रसिद्ध महाकाव्य है। क्या है, प्रथम प्रसिद्ध महाकाव्य है। और प्रथम महाकाव्य अगर से पूछा जाए, प्रसिद्ध ना पूछा जाए, तो वह कौन सी है, प्रिय प्रवास है। कौन सी है, प्रिय प्रवास है, जो किसके द्वारा रचित है, हरिऔध द्वारा। किसके द्वारा रचित है, हरिऔध द्वारा रचित है। किसने रचित की है, हरिऔध द्वारा। प्रथम महाकाव्य है, कौन सा काव्य है, प्रिय प्रवास। क्लियर है। प्रथम अगर आपसे पूछा जाए प्रथम कवि, अच्छा कवि कौन होते हैं, जो कविताएं करते हैं, तो जो प्रथम कवि थे वो कौन थे, अमीर खुसरो। कौन थे, अमीर खुसरो। काव्या, आज तुम तो बहुत लेट हो, क्लास खत्म होने को आई है और तुम अब आ रही हो। अब सोचोगी रिकॉर्ड है, देख लेंगे, पढ़ लेंगे। ऐसे कैसे चलेगा बेटा, पढ़ने के लिए समय का निकालना बहुत आवश्यक है। हाँ, आज तुमने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक छोड़ दिया, इतनी नई नई चीजें बता दी मैंने, अब तुम इसे आराम से पढ़ोगी। हाँ, क्लास में आओ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी लगता है मेरे बच्चे मुझे सुनने के लिए टाइम से आ रहे हैं। अच्छा, मेरे बच्चे मतलब मेरे स्टूडेंट, मेरे जो शिष्य है, वो मेरी ये भाषा है, इसको आप मतलब गलत मत लीजिएगा। क्लियर है। हाँ, ये उनका उपन्यास है, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित उपन्यास है। आपने सही कहा। क्लियर है। तो क्या होता है कि हमने क्या कहा कि पहले हमने यहाँ पर खड़ी बोली। नेहा, अब आपको बेटा समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यों कहा कि मैं एक एक टॉपिक से एक एक बोली से कराऊंगी। अब आपको शायद रटने की जरूरत नहीं, किसी ट्रिक की जरूरत नहीं, यहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे ये भी हमने कर लिए। आ गई बात समझ में। चलिए कोई बात नहीं, पूजा करना भी जरूरी है। ठीक है बेटा, पूजा भी जरूरी है, लेकिन हमारी पूजा सर्वप्रथम पहले क्या है, सर्वप्रथम हमारी पूजा हमारी पढ़ाई है। भगवान ने भी कहा है कि पहले हमारे लिए कर्म आता है और उसके बाद फिर हमारे लिए, भगवान कहते हैं कि मुझे मन से याद कर लो। मेरा भी व्रत चल रहा है, 9 दिन के मैं भी उपवास पर हूँ, और तब भी मेरे लिए भी ज़रूरी है। लेकिन क्या है, मेरा कर्तव्य सबसे पहले क्या है, आपको पढ़ाना। मैं जब अपना समय निकाल कर आपको पढ़ा रही हूँ, तो आपका भी तो कर्तव्य बनता है आपको आकर पढ़ना। ठीक है बेटा। चलिए, तो क्या हो गया कि भाई अगर आपसे पूछ ले कि खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन थे, तो क्या बताएंगे, अमीर खुसरो। अच्छा, पूछा जाए प्रथम महाकाव्य, तो क्या था हमारा, प्रिय प्रवास था। किसके द्वारा रचित है, हरिऔध द्वारा रचित है। अगर पूछ लीजिए प्रसिद्ध महाकाव्य, जो कि प्रथम प्रसिद्ध महाकाव्य खड़ी बोली में जो रचित है, तो कौन सी थी, कामायनी। किसके द्वारा रचित है, तो वह किसके द्वारा है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा है। क्लियर है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि खड़ी बोली का क्षेत्र कौन कौन सा है, तो हम बता सकते हैं कि दिल्ली, आगरा, मेरठ, पानीपत, अंबाला आदि, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, हमारे क्षेत्र हैं जहां पर खड़ी बोली बोली जाती है। इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए, अच्छा खड़ी बोली का केंद्र क्या है, केंद्र जहां पर सब सर्वाधिक बोली जाती है, तो वह कौन सी है, दिल्ली और मेरठ का स्थान। दिल्ली और मेरठ, एनसीआर भी हम कह सकते हैं। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया। चलिए, ये हमारा हो गया। फिर ये खड़ी बोली कहाँ से विकसित हुई है, तो शोरसेनी। इसको देखो याद कर लेना, कहाँ से हुई है, शोरसेनी अपभ्रंश से खड़ी बोली आई है। यहाँ से देखो, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं एक एक बोली कराऊंगी, तो शोरसेनी की खड़ी क्या है, खड़ी बोली। अच्छा, सारी बोलियां हम नहीं करेंगे, जो पेपर में जहां से ज्यादा पूछा जाता है हम उसी पर करेंगे। जैसे ब्रज भाषा हो गई, भोजपुरी हो गई, हमारी राजस्थानी बोली हो गई, इस पर हम करेंगे। यहाँ की इन राजस्थान की बोलियों पर करेंगे, उत्तर प्रदेश बिहार की करेंगे, इन बोलियों से करेंगे, पूर्वी हिंदी से करेंगे, जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर है। अच्छा, जसविंदर सिंह, मैं दिल्ली से हूँ। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, दिल्ली से है पेपर, यदि आप यूपी का दे रहे हैं तो हाँ ये काम में आएगा। तो ये तो आपकी बोली हुई, दिल्ली से है तो ये आपकी, मैं भी दिल्ली की हूँ, मतलब दिल्ली में रहती हूँ, यूपी से हूँ, तो मेरे लिए भी बोली खड़ी बोली है। मेरा जो जन्म है वो दिल्ली है, तो मेरे लिए दोनों ही, यूपी और दिल्ली दोनों ही इम्पोर्टेंट है।
चलिए, तो शोरसेनी क्या है आपका? अपभ्रंश से विकसित हुआ है। शोरसेनी अपभ्रंश से खड़ी बोली का विकास हुआ है। मूल नाम क्या है इसका? कौरवी है। ये नाम किसने दिया था? राहुल संकृतायन ने दिया था। कब दिया था? 1801 में। क्लियर है? 1801 में खड़ी बोली का नाम पड़ा था और इसमें साहित्यिक भाषा की रचना हुई। साहित्यिक भाषा मतलब ये साहित्यिक भाषा बनी, इसीलिए इसका नाम खड़ी बोली रखा गया। अन्य नाम क्या है इसके? वर्नाकुलर, सरहिंदी, हिंदुस्तानी, खड़ी बोली, रेखता, डिंगल और आपका दहलवी हिंदवी। क्लियर है? यहां तक आप सभी को समझ में आ गया? बागपत का है। चलिए ठीक है, तो अभी हम बोलियों पर बात कर रहे थे और इस पे हमने जान लिया। अभी जो इस बोलियों में अंतर कैसे आता है, किस शब्द का अंतर होता है, इससे भी प्रश्न आते हैं, पर ये आपके पेपर में नहीं आते, इससे अनिवार्य नहीं है। जो इससे भी डिटेल पेपर आते हैं वहाँ मैं इसको कराऊंगी। तो जितना आपके लिए ज़रूरी है उतना मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या है खड़ी बोली से आने वाले प्रश्न। देखो कितने प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न कहाँ से हुआ, दूसरा प्रश्न किसने रखा, तीसरा प्रश्न भाई कि उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, चौथा प्रश्न केंद्र क्या है, पांचवा क्षेत्र क्या है, प्रथम कवि, फिर आपके प्रथम महाकाव्य और महाकाव्य, ये प्रसिद्ध महाकाव्य। तो इतने सारे प्रश्न बनते हैं एक ही बोली से और खड़ी बोली से क्वेश्चन आता है। हम उत्तर प्रदेश की बोली और बिहार की बोली भी कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब हमको मिलेगी बिहार और उत्तर प्रदेश की बोलियां और उनके क्षेत्र, उसमें प्रसिद्ध कवि कौन रहे हैं, प्रसिद्ध साहित्य क्या रहा है, कब उसका नामकरण कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो ये हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि खड़ी बोली ये तो हमने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया। थोड़ा सा एक बार ये 8वीं अनुसूची को आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन पेपर में आता है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 1950 में जब संविधान गठित हुआ, जब लागू हुआ था, तब 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी और अब जो है वे 22 भाषाएं हैं। तो जो 22 भाषाएं हैं वे देख लेते हैं हम। असमिया, गुजराती, मराठी, बांग्ला, हिंदी, कश्मीरी, कन्नड़, मलयालम। नेक्स्ट आ जाता है हमारे सामने उड़िया, तेलुगु, उर्दू, तमिल, संस्कृत और पंजाबी। क्लियर है बेटा? तो ये हमारी क्या है मैम, लूसेंट हिंदी की बुक बेस्ट है या नहीं? बेस्ट है, बेसिक के लिए बेस्ट है। मैं किसी भी किताब को बेकार नहीं कहती, बहुत अच्छी किताब है। मैं इवन कहूंगी कि बेस, यदि आपको हिंदी के बारे में कुछ नहीं आता तो उससे शुरुआत कीजिए, बहुत अच्छी किताब है। पृथ्वी पांडे अच्छी किताब है। बाहरी जी की, हरदेव बाहरी जी की किताब अच्छी है। बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो आपको नोट्स मिल रहा है ना, ये सभी किताबों का मिश्रण है। तो आप इनको अपनी कॉपी एक अच्छे से बनाइए, नोट्स बनाते चलिए, आपको सब चीज़ मिलेगी, एक एक चीज़। और वहाँ से आने वाले क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे मैं उठा कर लेकर आऊँगी, एक एक क्वेश्चन लगाएंगे और इससे आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपको सब कुछ मिलेगा, बस आपको क्या करना है, आना है और मेहनत करना है। 1 बजे वाली क्लास में भी आ जाया करो, वहाँ पर मैं एकदम शांति से आप उबासियाँ ले लेकर पढ़ा रही होती हूँ, क्योंकि तुम रहते ही नहीं हो, क्योंकि तुम सो रहे होते हो, तुम शाम को जग कर पढ़ोगे और मैं दिन में मेहनत कर रही होती हूँ। तो आ जाया करो, पढ़ लिया करो। चलिए नेक्स्ट आता है, यहाँ पर हमने ये देख लिया। फिर आता है इसके बाद 21वें संशोधन, 21वां जो संशोधन आया उसके तहत सिंधी को, तत्पश्चात कोंकणी को, मणिपुर तथा नेपाली को क्या करा गया था, परिवर्तित करा गया। नई और इनको नई भाषाओं को उसमें ऐड किया गया था। शेष 4 जो बची थी, डोगरी, बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली, इसको 2003 में 92वें संशोधन के तहत शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन आता है, इससे पेपर आता ही आता है, इसे मत छोड़ना। ये हो गई आपकी राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा जो कि जन जन की भाषा होती है। जन जन की भाषा, संपूर्ण राष्ट्र में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा, आम भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं और हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। इसे आप बार बार लिख लीजिएगा, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। इसे आप रटना हो कर लीजिएगा, राजभाषा है। क्या है? राजभाषा है। हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। क्या है हमारी? राजभाषा है। क्लियर है? राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है।
चलिए, और ये भी बता दूं कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, अभी तक भारत की कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में निरूपित नहीं की गई है। क्लियर है? जसविंदर सिंह बेटा, मैं यहाँ पर इसीलिए तो स्ट्रॉन्ग कराने के लिए तो कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ, या तो मैं भी चाहती तो क्वेश्चंस लेकर आ जाती, बहुत सारे क्वेश्चन का भंडार ले आती, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले आती। मैं इसीलिए कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ ताकि एक एक क्वेश्चन आप कहीं फंसो ही मत, हम फटाफट से सभी क्वेश्चन निकाल पाए। क्लियर है? चलिए, ये हो गया आपका। और 343(1) में हमको क्या कहा गया था भाई? ये कहा गया था कि देवनागरी लिपि और हिंदी क्या होगी? हमारी राजभाषा होगी। क्लियर है? इसके बाद 343(2) और 3 कहते हैं अभिशाप है, और 343 एक वरदान है हिंदी के लिए। ये भी मैंने आपको क्लास में बताया था। क्लियर है? तो ये चीज हो गई क्लियर। ये भी बताया कि यहाँ 5 उपभाषाएं होती हैं। हिंदी के अंदर कितनी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं? जरा देख लेते हैं कौन कौन सी। शोरसेनी से निकली है हमारी क्या? पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। मागधी से निकली है बिहारी हिंदी। अर्धमागधी से निकली है पूर्वी हिंदी। फिर खस से निकली है पहाड़ी हिंदी। और ब्रांचर से निकली है हमारी कौन सी? सिंधी और पंजाबी। कौन सी निकली है? सिंधी और पंजाबी। 14 सितंबर, आप ये लाइन तो हम भूल ही गए कि भैया हम मनाते हैं ना, हिंदी दिवस मनाते हैं, आप सबने भी मनाया होगा भाई। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो मैंने सारा रिवाइज करा दिया जो आज पढ़ाया, तो आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। लल्लू लाल, हाँ बेटा, आपने आराध्या पांडे आपने सही कहा। लल्लू लाल जी जो थे उन्होंने क्या करा था? सर्वप्रथम खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किया था। क्लियर है? तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, खड़ी बोली से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, या उपभाषा से क्वेश्चन जितना आएगा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, 8वीं अनुसूची से जितने क्वेश्चन आएंगे वह सभी मैंने आपको बता दिए हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करना, इसके नोट्स बना लेना और इसे याद कर लेना। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।